Okay. So today's topic is conservation of minerals. We studied about the minerals, extraction of minerals. Now we are going to study conservation of minerals. Yes. Conservation of minerals. ओके, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. नॉन रिन्यूएबल, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिन्यूएबल? क्या होता है नॉन रिन्यूएबल? मैम जो बार बार नहीं बनते. हाँ, दैट कैन नॉट बी रिन्यूड. उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता. ये हमें नेचर से ही मिला है ना? तो मिनरल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. हजारों साल लग जाते हैं मिनरल्स को फॉर्मेशन में. मिनरल फॉर्म होने में हजारों साल लग जाते हैं और ये कॉन्सेंट्रेट होने में भी इसको हजारों साल लग जाते हैं. तो इट कांट बी रिन्यूड बाय द मैन. ये हमें सब कहाँ से मिलता है? नेचर से. और नेचर से भी मिलता है और इसको हजारों साल इसके फॉर्मेशन में लग जाते हैं. द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स. और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत कम है. कंजप्शन ज्यादा है और फॉर्मेशन कम है. तो मतलब कंज्यूम कर रहे हैं हम, जो ह्यूमंस हैं इन मिनरल्स को कंज्यूम बहुत स्पीडली कर रहा है और इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत कम टाइम में हो रहा है, मतलब बहुत देर से हो रहा है. समझ गए? इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. ये बहुत जरूरी है कि जो हम वेस्टेज करते हैं उसको रिड्यूस किया जाए. माइनिंग के जो माइनिंग प्रोसेस होता है उसमें जो वेस्टेज है वो वेस्ट हम कम करें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है. इसकी फॉर्मेशन में बहुत टाइम लगता है. इसलिए जो कंजप्शन के समय हमें ध्यान रहे कि हम वेस्ट ना करें. Recycling of metal is another way in which the mineral resources can be conserved. हाँ, मेटल्स को, जो भी मिनरल्स मेटेलिक मिनरल्स हैं उनको रिसाइकलिंग जरूर किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है. वो एक दूसरा तरीका है कि जिसमें हम उनको मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं थ्रू द रिसाइकलिंग. अब पावर रिसोर्सेज में क्या होता है? जैसे अब एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ. सनीज मदर बिगिंस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर. सनी की माँ अपना दिन स्टार्ट करती है गीजर का स्विच ऑन करके. मतलब पहले ही, सबसे पहले क्या? इलेक्ट्रिसिटी. जो सबसे पहले नेसेसिटी क्या हो गई? इलेक्ट्रिसिटी. शी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म. वो इस सनी की स्कूल यूनिफॉर्म भी आयरन करती है. आयरन किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से. बिफोर वेकिंग हिम अप, उसके उठने से पहले उसके यूनिफॉर्म को आयरन कर देती है. शी देन रशेस टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर. फिर उसके बाद क्या करती है? वो किचन में जाती है और फिर उसके लिए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस तैयार करती है ब्लेंडर में. ब्लेंडर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से. समझ लगे? ये यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे कंज्यूम होती है ना. सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ, कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट. वो सनी से कहते हैं कि अगर तुमने अपना नहाना धोना हो गया हो तो ब्रेकफास्ट पे आ जाओ. कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट. जब वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो वो सनी को आवाज देती हैं. वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन. जब सनी स्कूल जाते समय भूल जाता है कि उसको लाइट्स और फैंस के स्विच ऑफ करने हैं. ये वेस्टेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो गया ना. आप फैन छोड़ देते हो और स्विच ऑन करके छोड़ देते हो, ये वेस्टेज है. इसको बहुत ध्यान से हमें देखना है. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, led to a wide gap between the demand and the supply. देखो बहुत important. मम्मी उसकी स्विच ऑफ, वो तो भूल जाता है, स्विच ऑफ करती हैं और वो सोचती है कि सिटीज में जो लाइफ है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. कंफर्टेबल क्यों है? इन
डिवाइसेस की वजह से, इन गैजेट्स की वजह से। गांव में नहीं होते एसी कूलर, गांव में होते हैं नहीं होते, ठीक है। तो डिपेंडेंसी किस पे बढ़ गई है शहरी लोगों की, इन गैजेट्स पे, इन इलेक्ट्रिक गैजेट्स से। मतलब आप देखिए दिन की शुरुआत ही कैसे होती है, पूरे दिन में कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन्होंने यूज किए होते हैं। तो जब जो शहरी लोग हैं उनकी जो डिपेंडेंसी है, जो ज्यादातर किस पे निर्भर करते हैं, इन्हीं गैजेट्स पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम होती है ना। और डिमांड एंड सप्लाई, मतलब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है जबकि सप्लाई कम है। सभी लोग डिपेंडेंट है। आप अपने ही घर में देखिए, आप क्या करते हैं, एसी चलाते हैं, है ना, मैंगो शेक पी रहे हो गए आप आजकल, ठीक है, और फैन भी चल रहा है, लाइट्स भी जल रही हैं। ये सब कितनी डिपेंडेंसी अपनी कितनी। अगर लाइट 15 मिनट के लिए भी जाती है तो आप क्या होते हो, परेशान हो जाते हो ना। 10 मिनट के लिए भी लाइट नहीं तो आप परेशान हो जाते हो। तो कितना इनको बहुत जुडिशियसली यूज करना चाहिए अपन को, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लिव्स। हमारे जीवन में जो पावर और एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। हमें इंडस्ट्री रन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पावर की। एग्रीकल्चर के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पावर की। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, सबके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी या पावर। Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. जो power resources हैं उनको categorize किया हुआ है conventional resources में, एक non-conventional resources। क्या बोल रहे हो? Conventional resources क्या होते हैं? Conventional resources वो होते हैं ऐसी एनर्जी जिनको कि हम बहुत लंबे समय से कॉमन यूज कर रहे हैं, जैसे फायरवुड हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया। ये टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। फायरवुड लकड़ी जलाना है ना चूल्हे पे, फॉसिल फ्यूल्स का जो काउडंग्स हैं और भी चीजें, कोल, पेट्रोलियम, ये अपन किस लिए यूज कर रहे हैं, फायरवुड, ये सब लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं। अब फायरवुड क्या होता है, इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ये किसके लिए होता है, कुकिंग और हीटिंग के लिए हम यूज करते हैं फायरवुड को। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम द फायरवुड। हमारे यहाँ 50% से ज्यादा एनर्जी यूज की जाती है विलेजर्स के द्वारा। उनके घरों में ही चूल्हे होते हैं, ठीक है, तो चूल्हे किससे चलते हैं, लकड़ियों से, फायरवुड से। तो 50% से ज्यादा ये लोग फायरवुड का यूज करते हैं। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स ध्यान से सुनिए। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो मतलब मर जाते हैं जमीन में, आप देखते होंगे ड्राई लीव्स हो गई, पत्ते हो गए, सूखे पत्ते, और ये एनिमल्स जो मर जाते हैं या गाड़ देते हैं हम उनको, ये अर्थ के मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स में ये कन्वर्ट होते हैं हीट और प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल में। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल है कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये मेन सोर्स है, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। जो कन्वेंशनल एनर्जी के जो मेन सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल है। और ये कैसे बनते हैं फॉसिल फ्यूल, remains of plants and animals which were buried under the earth millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuel। समझ आ गया फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल के, कन्वेंशनल एनर्जी। अब अपन देखते हैं कि ऑयल है, ऑयल का एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है हमें, क्या नुकसान है। ये मैंने फ्लो चार्ट आपसे बनवाया था। जैसे एडवांटेज क्या है, एक तो इजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स जैसे आसानी से टैंकर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दूसरा बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसी पे बेस्ड रहती है, ऑयल पे बेस्ड रहती है। तो ये तो हमें हो गए एडवांटेजेस, मतलब जो हमें फायदा करता है। अब है डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। अब क्या होता है, ऑक्सीजन डिप्लीट होती है। इनको यूज हमें समझ आ गया, इनके यूज से हमें क्या क्या फायदा, लेकिन नुकसान भी है हमें। नुकसान क्या है,
कि अगर इनकी गैस के लीकेज से या इनके डिप्लीशन से ऑक्सीजन क्या होती है बताओ? पॉल्यूटेड होती है, ऑक्सीजन डिप्लीट होती है, कम हो जाती है। पॉल्यूटेंट्स रिलीज कॉज एसिड रेन। अब पॉल्यूटेंट जो होते हैं जिसको पोल्यूशन फैलाते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट से क्या होता है? एसिड रेन। एसिड रेन बहुत हार्मफुल है, एसिड रेन रिलीज होती है। ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी। तो न्यू फ्यूल को एक्सप्लोर करना बहुत आसान नहीं है, ये तो डिसएडवांटेज हो गए। अब नेचुरल गैस के एडवांटेज देखिए। इजियर टू ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करना पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अपने जयपुर में भी पाइपलाइन के थ्रू गैस इधर उधर जा रही है। अपने घर में भी जो गैस आ रही है कैसे आ रही है? सिलेंडर से आ रही है, लेकिन बहुत ऐसी जगह ऐसे डायरेक्ट सिलेंडर से तो आ नहीं गई, ये पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट हुई है एक सिटी से दूसरी सिटी में। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ये ज़्यादा क्लीन, जो ऑयल होता है कोल होता है उससे ज़्यादा क्लीन होती है ये नेचुरल गैस। चीपर देन ऑयल, ऑयल से थोड़ी सी सस्ती होती है। ठीक है। अब एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फायरवुड है, कोल है, हाइडल पावर है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इनके भी बहुत फायदे भी हैं और बहुत नुकसान भी हैं। एडवांटेज में अपन देखते हैं, फायरवुड को एक्सेस करना इजी है, आसानी से लकड़ी काटना आसान है या नहीं है? लकड़ी काट के ले आओ। ठीक है। तो एक्सेस, इजी एक्सेस है। प्रोवाइड्स एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये बहुत सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करती है फायरवुड्स। ठीक है। लकड़ी जला के, चूल्हा जला के खाना बनाना, है ना, ये सब चीजें। डिसएडवांटेज क्या है? कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, ये इसके कलेक्शन में क्या होता है? टाइम कंज्यूम होता है। भाई पेड़ काटोगे, बहुत टाइम नहीं लग जाता इसके लकड़ियां वकड़ियां काटने में, तो इसके कलेक्शन में ये कलेक्शन का जो टाइम है वो बहुत कंज्यूम होता है। पॉल्यूटिंग, अब इसका जो स्मोक आता है उससे पॉल्यूट होता है एनवायरनमेंट। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करता है, जहाँ पे ग्रीनरी गायब हो जाती है। अब पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? ग्रीनरी गायब हो जाएगी, है ना। डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई बहुत होती है, इसका जो नुकसान ये है कि पेड़ों की कटाई होती है, हरियाली गायब हो जाएगी, पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इसके जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फायरवुड, उसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है। अब कोल के एडवांटेज देखो। एक्सटेंसिवली अवेलेबल, ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है कोल। इफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्स हो सकती है कोल से, ये तो इसके फायदे हैं। अब डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा है पॉल्यूटिंग सोर्स, सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो होता है कोल से ही होता है। ठीक है। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, बहुत भारी होता है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है। ये क्लियर हो गया। अब है हाइडल पावर, ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सब फायरवुड, कोल, हाइडल पावर, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल है। अब हाइडल पावर के बारे में अपन बात करते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। ये हाइडल पावर क्या है? नॉन पोल्यूटिंग, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई पोल्यूटेंट नहीं निकलता। प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, ये इरिगेशन को, फिशिंग को प्रमोट करता है हाइडल पावर। इरिगेशन है सिंचाई के साधन को, और फिशिंग जो मछली पालन है उसको। और ये क्या है? हाइडल पावर थोड़ी सी चीप होती है, सस्ती होती है। डिसएडवांटेज इसके भी हैं, क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जैसे अब क्या होता है कि हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। बिजली कैसे बनती है? जब वाटर फ्लो बहुत तेजी से ऊपर से नीचे गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उसके लिए क्या होता है? डैम्स कंस्ट्रक्ट कराने पड़ते हैं। जब डैम्स कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो क्या होता है, जो उस एरिया के जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उनका, कि भाई जहाँ डैम बनाएगा, जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पे डैम बनेगा, और जो नदियों के आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको क्या होगा, वो उनको डिस्प्लेस करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है इन्यूडेट्स लो लाइंग रीजन, ये ज़्यादातर लो लाइंग रीजन्स में ही होता है, ज़्यादातर लोग लो लाइंग रीजन्स में ही रहते हैं। एक्सपेंसिव टू सेटअप, इसके सेटअप में बहुत खर्चा होता है, डैम्स बनाना, फिर ऊपर से वो वाटर फ्लो दिखाना, तो हाइडल पावर को जनरेट करने में बहुत खर्चा होता है। तो ये है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गई आपको? यस मैम। ठीक है। द रिजर्व्स,
हाँ, रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। जो इन मिनरल्स के जो रिजर्व्स है वो बहुत लिमिटेड है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत ऐसे ही यूज करें। इनके जो रिजर्व्स है बहुत लिमिटेड है। द रेट एट विच द ग्रोइंग बर्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। जो रेट है ऊपर भी मैंने बताया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन इन सब चीजों को कंज्यूम ज्यादा कर रही है और ये फॉर्मेशन बहुत धीमी गति से हो रहा है। कंजप्शन ज्यादा हो रहा है और इनका फॉर्मेशन बहुत ग्रेजुअली हो रहा है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे, ठीक है, कम हो जाएंगे। अगर हम इसी तरीके से इनको यूज करते रहे तो धीरे धीरे आने वाली जनरेशन्स को ये भी देखने नहीं मिलेगा। इसलिए इनको कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब कोल, दिस इज द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। कोल बहुत मात्रा में, सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो कोल पाया जाता है। अबंडेंटली मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। इट इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। ये डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में काम आता है, इंडस्ट्रीज में काम आता है। जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में ना कोल बहुत काम आता है। इंजिन्स आपने सुना होगा, इंजिन्स रेलवे के जो इंजिन्स है इसमें कोल चलता है। और सबसे बड़ा ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। इलेक्ट्रिसिटी कोल से जब बनती है तो इसको थर्मल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। जब कोल से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या बनती है उसको थर्मल पावर के नाम से जाना जाता है। The coal which we are using today was found millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth. अब जो कोल है जिसको हम आज यूज कर रहे हैं उसको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। वो कब, जब जायंट फर्न्स है, स्वैम्स है, जब ये कोई भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, फर्न्स है, ये जब ब्रीड होते हैं फिर ये कन्वर्ट होते हैं अंडर द लेयर ऑफ अर्थ। उसमें धीरे धीरे ये फॉर्मेशन होता है, फिर कोल बनता है। कोल इज देयर फॉर रेफर टू एज बरीड सनशाइन। इसीलिए कोल को बरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, थर्मल पावर क्या होता है, बरीड सनशाइन कोल को क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इस कन्वर्ट होने में हजारों बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको। ये लेयर्स ऑफ द अंडर द लेयर ऑफ अर्थ ये फॉर्म होते हैं, जिनको बरीड सनशाइन भी कहते हैं। जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में वो है चाइना, जहाँ पे कोल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस होता है। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो और इन झारखंड। बोकारो झारखंड में। इंडिया में देखो आप, ये देखो वर्ल्ड में कहाँ का प्रोड्यूस होता है इसको अलग कर लेना, और इंडिया में कहाँ कोल प्रोड्यूस होता है इसको अलग कर लेना, ठीक है, नोट्स में। अब पेट्रोलियम, टाइम अभी बचा है। अच्छा, पहले तो पेट्रोलियम होता क्या है ना, पेट्रोलियम, व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम, मतलब ऑयल। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। इसको हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है बताइए। रॉक ऑयल। हाँ, रॉक ऑयल, वी कैन से रॉक ऑयल also. The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from skewing both begin as a thick black liquid called petroleum. Petroleum, जो पेट्रोल होता है वो आपकी कार को रनिंग पोजीशन में रखता है। मतलब बिना पेट्रोल के कार चल सकती है क्या, डीजल पेट्रोल चल सकती है क्या, नहीं। और जो ऑयल होता है वो आपकी साइकिल को मतलब रनिंग पोजीशन में रखता है। और ये दोनों जो होते हैं थिक ब्लैक लिक्विड होते हैं जिनको पेट्रोलियम, फिर पेट्रोलियम को रिफाइन करके जैसे डीजल, फिर केरोसिन, फिर पेट्रोल। पेट्रोल सबसे रिफाइंड चीज होती है, नहीं तो ये क्या होता है ब्लैक लिक्विड होता है पेट्रोलियम।
इसको ग्रीस जिसे कहते हैं ना, इसको रिफाइन कर करके इनकी सारी स्टेजेस क्लियर हो जाती है। पेट्रोल सबसे रिफाइंड है, सबसे छना हुआ चीज जो है पेट्रोलियम होता है। तो थिक ब्लैक लिक्विड is called petroleum. It is found between the layers of rock and is drilled from oil fields located in offshore and coastal area. ये जो पाया जाता है, ये रॉक्स के लेयर्स में पाया जाता है, उनके बीच में पाया जाता है, और इसको पेट्रोलियम को ड्रिल आउट किया जाता है, ड्रिलिंग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल फील्ड्स में। और ये ऑयल फील्ड्स ज़्यादातर लोकेटेड रहते हैं ऑफशोर में या कोस्टल एरियाज में, है ना। अगर हम देखें तो इराक, ईरान, कुवैत, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ज़्यादातर ऑयल वहीं पाया जाता है, ठीक है, वहीं से ऑयल ड्रिल होता है, ठीक है। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज। अब इस पेट्रोलियम को क्या करते हैं, रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, उससे प्रोसेस होता है, क्रूड ऑयल निकलता है, एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड ल्यूब्रिकेंट्स। अब पेट्रोलियम से देखिए क्या क्या चीज बनती है। इस एक प्रोसेस के थ्रू क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है और वो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ल्यूब्रिकेंट्स हो गए। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, काफी एक्सपेंसिव होता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, अब देखो सबसे ज्यादा मैंने बताया था ईरान, अभी आपको बता ही दिया था पहले, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सबसे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये भी प्रोड्यूस करते हैं पेट्रोलियम को। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, इंडिया में अगर हम देखें तो दिग्बोय आसाम में है, ये बॉम्बे हाई इन मुंबई, ये बॉम्बे हाई जहां मुंबई में है, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर के डेल्टास में भी ये पेट्रोलियम इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस विल स्टडी टुमारो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क द क्वेश्चन।